हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम आगे देखेंगे सोशल फैक्ट में ऑर्डर क्राइम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो सोशल फैक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरी चीज़ जनरल होते हैं, कॉन्स्टेंडिंग उनमें एक फीचर होता है, और एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल होते हैं। नाउ जब भी हम सोशल फैक्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर किस चीज़ को देख रहे हैं, सोसाइटी को देख रहे हैं। सोसाइटी के अलग अलग जो कंपोनेंट है उनको एज अ ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं। तो यहाँ पर डरकहाइम कुछ हद तक ये स्वीकार करते हैं कि इनको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो भी हमारे सोशल फैक्ट हैं वो इनटेंजिबल हैं, यानी कि हम उनको देख नहीं सकते हैं, ठीक है, या फिर हम छू नहीं सकते हैं उसको, और इस कारण से हमको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते हैं। और यहाँ पर किन फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं नॉन मटेरियल फैक्ट्स की, ठीक है। तो इसी में कौन सी बुक है, द रूल्स ऑफ सोशल मेथड्स, जो कि आई थी 1895 में। यहाँ पर ब्रॉडली डरकहाइम दो टाइप की सोशल फैक्ट को डिस्टिंग्विश करते हैं, जो कि हैं मटेरियल सोशल फैक्ट और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट, ठीक है। तो इमाइल डरकहाइम ने दो प्रकार के सोशल फैक्ट के बारे में बात की है, एक तो मटीरियल एंड दूसरा हमारा आता है नॉन मटीरियल। मटीरियल में वे सारी चीज़ें जैसे कि कोई हमारा क्या कहते हैं आर्किटेक्चर का स्टाइल है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी किस प्रकार से थी, डिवीजन ऑफ लेबर किस प्रकार था, लीगल कोड्स किस प्रकार से, तो ये सारी चीज़ें हमारी मटेरियल सोशल फैक्ट में आएगी। और जब हम नॉन मटेरियल की बात करते हैं तो इसमें हमारा आता है कल्चर, हमारे वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन जिसमें शामिल है फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा मोरालिटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, नॉन मटेरियल फैक्ट के अंतर्गत आती हैं। और जब भी हम डरकहाइम के लिए फैक्ट शब्द का प्रयोग करेंगे, सोशल फैक्ट का प्रयोग करेंगे, तो हमारा जो कहने का अर्थ होगा वो अधिकतर नॉन मटेरियल फैक्ट्स के लिए होगा, ठीक है। नाउ एक और चीज़ वो यूज करता है, जो कि हम दो शब्दों को समझ लेते हैं। पहली चीज़ तो होती है कि मोरल डेंसिटी, और दूसरी चीज़ है मटीरियल डेंसिटी, ठीक है। मोरल डेंसिटी का अर्थ होता है कि व्यक्ति एक दूसरे से कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कितने ज़्यादा उनमें कितने ज़्यादा वो कनेक्शंस में हैं, यानी कि कितने वो कॉन्शियसनेस में हैं, तो वो कहलाएगी सोसाइटी की मोरल डेंसिटी। और जब हम मटेरियल डेंसिटी को कहेंगे तो इसका सिंपली जो अर्थ होगा वो होगा पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी सोशल फैक्टर को किस प्रकार से उन्होंने बताया है, तो हम आगे देखते हैं। He concluded that early societies were held together primarily by non-material social fact। जो प्राइमरी सोसाइटीज है, अब नाउ डरकहाइम के लिए प्राइमरी सोसाइटीज कौन सी सोसाइटी हैं, उन सोसाइटीज को वो कहते हैं मैकेनिकल सोसाइटीज, ठीक है। मैकेनिकल सोसाइटीज में, यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल सोसाइटीज की। He concluded that early societies were held together primarily by non-material social fact, जिसमें कि शामिल है कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन, या फिर हम कहें मोरेज, लॉज, ये सारी चीजें, ठीक है। स्पेशली अ स्ट्रॉन्ग हेल्ड कॉमन मॉरलिटी और व्हाट वी ही कॉल्ड अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब कि जो सारे लोग थे उनके जो सोचने का तरीका था, जो उनकी कॉन्शियसनेस थी, वो सब में क्या थी, एक कलेक्टिव थी, एक कलेक्टिवली सोचा जाता था, ठीक है। और इसमें जो मेन बाइंडिंग फोर्स के रूप में हम देखते हैं वो देखते हैं रिलीजन को। ही सॉ सोशल फैक्ट अलोंग अ continuum of materiality. The sociologists usually begin a study by focusing on material aspects which are empirically accessible in order to understand non-material aspects which are abstract in nature। तो जब भी हम देखो, अगर जो सोशल फैक्ट है जो मटेरियल है तो उसको तो हम देख सकते हैं, उसको हम इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है, ठीक है, तो उसको स्टडी करने के लिए उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मटेरियल के रूप में, या फिर ऑब्जेक्टिफाई करना पड़ेगा, जहां से हम उसके कुछ फीचर निकालेंगे और उसके बाद उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए, ताकि हम नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट जो है उसको ईजिली क्या कर सके, स्टडी कर सके, तो उसके लिए डरकहाइम ने ऑब्जेक्टिविटी का अप्रोच अपनाया, ठीक है। और उसने ये बताया कि किस तरीके से हम सोशल फैक्ट्स को क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर भी किस प्रकार से हम एक्सप्लेन करते हैं सोशल फैक्ट को, उसको दो तरीके से वो डिफाइन करता है। पहली चीज होती है डिटरमाइनिंग कॉज ऑफ सोशल फैक्ट, और दूसरी है डिटरमाइनिंग फंक्शन ऑफ सोशल फैक्ट, ठीक है। तो जो एक सोशल फैक्ट होता है, एग्जाम्पल के रूप में पॉपुलेशन एक सोशल फैक्ट है, ठीक। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो उससे भी समाज में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। उसके अलावा जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो पॉपुलेशन है, जो कि एक सोशल फैक्ट है, उसके कारण सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब एक सोशल फैक्ट के कारण जब दूसरा सोशल फैक्ट इफेक्ट हो तो उसे हम कहेंगे डिटरमाइनिंग कॉज ऑफ सोशल इफेक्ट्स। दूसरा है डिटरमाइनिंग फंक्शन ऑफ सोशल फैक्ट। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब कुछ सोशल फैक्ट ऐसे होते हैं जो कि सोसाइटी के लिए प्री रिक्विजाइट होते हैं, यानी कि समाज के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, यानी कि उनकी पूरी आवश्यकताएं होती हैं, जिसके कारण कि सोशल ऑर्डर क्या हो, मेंटेन रहे। नाउ
इसके मैं एक एग्जांपल हम ले सकते हैं किसका, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, ठीक। यानी कि समाज में क्या रहे, एक जो सामूहिक चेतना रहे। तो जब भी हम सोशल फैक्ट को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे या फिर हम उनको समझेंगे, तो दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो डिटरमाइनिंग कॉज ऑफ सोशल फैक्ट और दूसरे तरीके से डिटरमाइनिंग फंक्शन ऑफ सोशल फैक्ट। यानी कि डिटरमाइनिंग कॉज ऑफ सोशल फैक्ट में हम ये कह रहे हैं कि जो एक सोशल फैक्ट है उसके कारण दूसरा सोशल फैक्ट क्या होता है, इफेक्ट होता है। जैसे कि जो सुसाइड रेट है वो इंडिविजुअल विल के कारण इफेक्ट हो रहा है, या हम कहें कि पॉपुलेशन के कारण जो सुसाइड रेट है वो क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। और ये किस में भी हेल्प कर रहा है, जो सोसाइटी का है इंटीग्रेशन है उसको लो कर रहा है, या फिर सोशल ऑर्डर को बिगाड़ने या बनाने का कार्य कर रहा है ना। दूसरी चीज़ है डिटरमाइनिंग फंक्शन ऑफ सोशल फैक्ट। कुछ सोशल फैक्ट ऐसे होते हैं जो कि सोसाइटी के लिए प्री रिक्विजाइट होते हैं, इनके समाज के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, उन बिना इनकी आवश्यकता के समाज को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसके कारण क्या होती है, सोसाइटी मेंटेन रहती है। नाउ इसके बारे में इमैनुअल डर्कheim ने बात की है द रूल्स ऑफ सोशल मेथड्स कब आई थी 1895 में। तो उन्होंने कहा कि अब जब हम देख रहे हैं सोशल फैक्ट को, तो किस प्रकार से उसके भी कुछ क्या होगी, एक मेथडोलॉजी होगी, एक पद्धति शास्त्र होगा जिसके कारण हम क्या करें, जो सोशल फैक्ट है उनको देख सके। सबसे पहली चीज़ है कि रूल ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी सोशल फैक्ट हैं उनको क्या करना जाए, इस एक थिंग की तरह, उनको एक वस्तु की तरह देखें ताकि हम उसको अच्छी तरह क्या कर सकें, उसको वस्तु की तरह अध्ययन कर सकें। यहाँ पर डर्कheim बात करता है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि सामूहिक प्रतिनिधान की। सामूहिक प्रतिनिधान किस तरह से हम करेंगे, अलग अलग सिंबल्स के माध्यम से क्या करेंगे, अलग अलग सोशल फैक्ट को क्या करेंगे, डिनोट करने का प्रयास करेंगे। रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधान की, इस सोशल फैक्ट को इस तरीके से सिंबलाइज किया जाए ताकि वो हमको क्या हो सके, इजीली अंडरस्टैंड हो सके। क्योंकि यहाँ पर हम किन सोशल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, जिनको कि हम ना ही देख सकते हैं और न ही हम उसको छू सकते हैं, सिर्फ हम उसको कह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चाहे हम कल्चर की बात करें, चाहे हम बात करें अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशन की, तो उनको वो बिल्कुल भी टेंजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको क्या करना है, पहले एक थिंग की तरह ट्रीट करना है। दूसरी चीज़ है कि पहली चीज़ तो हमने क्या किया, जो भी सोशल फैक्ट थे, मेनली किसकी बात कर रहे हैं, नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट्स, नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट। पहली चीज़ हमने उसको क्या किया, एक थिंग की तरह ट्रीट किया, वस्तु की तरह ट्रीट किया। दूसरी चीज़ हम उसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करने का कार्य करेंगे। नाउ डर्कheim ये कहते हैं कि जो सोशल फैक्ट होते हैं प्रत्येक सोसाइटी में कोई यूनिक नहीं होते, लेकिन एक तरीके से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं ब्रॉडली। पहली चीज़ स्ट्रक्चरल या फिर मॉर्फोलॉजिकल फैक्ट्स, जो कि आपको याद करना है। दूसरा इंस्टीट्यूशनल फैक्ट्स, जैसे कि रिलीजन, डिवीजन ऑफ लेबर, रेट ऑफ सुसाइड। फिर आता है हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट। ये ऐसे सोशल फैक्ट होते हैं जो कि सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होते हैं या फिर पीपल के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये एग्जर्ट करने का काम करते हैं, क्या, कॉन्स्टेंट, यानी कि व्यक्ति पे दबाव डालने का काम करते हैं। और यद्यपि इन चीज़ों से जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट है सोसाइटी के द्वारा क्या नहीं होते, एक्सेप्टेड नहीं होते, जैसे कि मॉब बिहेवियर है या फिर क्राउड बिहेवियर है, लेकिन ये व्यक्ति भी क्या करते हैं, एक तरीके से प्रेशर डालने का कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रूल ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि किस प्रकार से हम सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स को अलग करेंगे। तो इसमें दो तरीके से सोशल फैक्ट बताते हैं, एक तो हमारे जो होते हैं नॉर्मल सोशल फैक्ट और दूसरा पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। नॉर्मल सोशल फैक्ट तब तक होगा जब तक कि वह सोशल फैक्ट, जैसे कि सुसाइड है, वो सोसाइटी के लिए क्या हो, फंक्शनल हो या फिर उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस हो, तो तब तक वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन एक सर्टेन डिग्री के बाद वो क्या हो जाएगा, एब नॉर्मल हो जाएगा या फिर हम कहें पैथोलॉजिकल हो जाएगा। यदि सोसाइटी में क्राइम एक निश्चित दर में है तो वो सोसाइटी को ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, बल्कि उससे एक सोशल ऑर्डर क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर क्राइम रेट सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो सोसाइटी के लिए क्या हो जाएगा, पैथोलॉजिकल हो जाएगा। नेक्स्ट है रूल ऑफ एक्सप्लेनेशन। ना सोशल फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं, जैसे कि यहाँ पर हमको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव रहना है। जैसे कि हम किस में रहते हैं, नेचुरल साइंस में रहते हैं। नेचुरल साइंसेस का कहने का अर्थ है कि जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रहते हैं, वस्तुनिष्ठ रहते हैं, चीज़ों को उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से वो होती हैं। तो इसी तरीके से जब भी हम सोशल फैक्ट का क्या करें, अध्ययन करें, तो जो हमारे बायसेस हैं या फिर हम कहें कि जो हमारे पर्सनल जो भी वैल्यूज़ है उनको दूर करके हम सोशल फैक्ट का अध्ययन करें। दूसरी चीज़ जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो भी नेचुरल साइंस के तरीके हैं जहाँ पर कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस तरीक़ों से हम यहाँ पर अध्ययन करें। और सोशल फैक्ट की स्टडी करते समय हम कुछ जनरल थ्योरीज को लें, जनरल थ्योरीज को फॉर्मुलेट करने का कार्य करें। जैसे कि जब वो सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी की थ्योरी ही ले आते हैं। नाउ
इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है। जैसे कि हिडलमैन कहते हैं कि डर्कहाइम ने जब भी सोसाइटी का अध्ययन कर रहे थे तो वो किस चीज़ के लिए कंसर्न थे, मेकिंग ऑफ सोसाइटी पे ज़्यादा कंसर्न थे, न कि किस पे, मेथोडोलॉजी पे ज़्यादा कंसर्न थे। तो ये कहते हैं कुछ हमारे क्या है, क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट है कि जब भी डर्कहाइम बात करते हैं कि वो बात करते हैं यूनिवर्सलिस्टिक या फिर जनरल थ्योरीज की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती थी उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की है। जिस पर कि जैसे कि मर्टन ने किस चीज़ के बारे में बात की है, मिडिल एज थ्योरी की, जो कि इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को साथ लेके चलती है। लेकिन डर्कहाइम हमेशा से हर चीज़ पे जनरल चीज़ें ले आए या फिर यूनिवर्सल चीज़ें ले आए, जो कि एक उनकी क्या थी, हम कहें कि एक हाइपोथेसिस थी या फिर बड़ी ग्रैंड थ्योरीज थी, जो कि प्रैक्टिकली बहुत सारी जगहों पे काम नहीं करती है। स्टीफन लूकास इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, इनकी बुक है पावर अ रेडिकल बुक, ये याद करनी है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने, डर्कहाइम ने क्या किया है, जो एम्पायरिज्म है या फिर मॉरलिज्म है, सोसाइटी में किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो उसको ही सिर्फ ग्लोरीफाई करने का कार्य किया है। जबकि जो इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी है या फिर इमोशंस है, उनको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करने का कार्य किया है। नेक्स्ट है पीटर बर्जर का, ठीक है। ये कहते हैं कि इन्होंने इस डिसिप्लिन को इनजस्टिस किया है क्योंकि इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को ही हटा दिया। हमेशा सोसाइटी की बात करते हैं और सोसाइटी को डर्कहाइम के अनुसार क्या मानते हैं, सू जेनरस मानते हैं, यानी सोसाइटी जो होती है वो हमेशा से यहाँ पर रहती है, चाहे एक इंडिविजुअल यहाँ पर रहे या न रहे। इंडिविजुअल ट्रांजिटरी होता है, यानी कि कुछ समय तक इंडिविजुअल इस दुनिया में रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, नया इंडिविजुअल आएगा, लेकिन सोसाइटी है वो हमेशा से वहाँ पर रहेगी। तो इस प्रकार से जो डर्कहाइम है वो क्या नहीं करते, इंडिविजुअल डिफरेंस को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। वेबर का हम देखेंगे तो वेबर कहते हैं कि जो सोशल फैक्ट हैं उनको हम थिंग की तरह कभी ट्रीट ही नहीं कर सकते। ये एक ऐसी बात होगी जैसे कि हम एक बीच पे जाएं और वहाँ पर बहुत सारे कंकड़ इकट्ठा करें। तो इस तरीके से जब भी हम सोशल फैक्ट की बात करेंगे तो बिना इंडिविजुअल की उसकी बात नहीं कर सकते। तो ये कुछ क्या है,